वही मैं आपको एक सही बात बताऊं, बैंकिंग जो है ना वो मेरा इश्क है। फैमिली जो है वो कहीं दूर दूर तक कोई भी बैंकर नहीं था। शरारत में वो सारी हरकतें की हुई हैं, जैसे कि वो जो घर पढ़ाने वाले कारी साहब आते थे उनके रूह अफ़ज़ा में लाल मिर्चें भी डाली हुई हैं। जनरली तो हमारे प्रोफेशनल्स इदारों में लड़कियों को ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता कि वो बहुत ज्यादा मेहनती हो सकती हैं या बहुत ज्यादा काबिल हो सकती हैं। आप हंसेंगे कि मदर से मैं शादीशुदा थी, मैं अम्मी से बात करते हुए ना डिस्टेंस पे खड़ी होती थी कि कुछ आ ही ना जाए मेरे ऊपर ना। को कस्टमर को गुस्सा भी चढ़ा हो ना ब्रांच के अंदर, और कोई लड़की आके कहे सर लाए मुझे आप स्लिप दे मैं जरा फिल कर देती हूँ, तो एक परसेप्शन है कि आप उनसे तमीज से बात कर लेते हैं। और ओके। फिर अगर कहें तो दोस्तों के साथ गुजारा हुआ टाइम, सही जिसमें सही आपके सही। पास जनरली इनिशियल ईयर्स में कोई बहुत खातिर खा पैसे भी नहीं होते थे, और आप एक कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हैं वो भी पैसे जमा वो करके भी। खरीद रहे हैं। सलामकुम जी, मैं हूं फहीम इरशाद, अपना पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ, बल्कि बड़ी मजे की एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ एक फीमेल बैंकर मौजूद है। बहुत सारे लोग कहते हैं बैंकर तो बैंकर होता है, उसमें फीमेल और मेल की क्या जरूरत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर एक कामयाब फीमेल बैंकर है तो फीमेल का टैग लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीइंग अ फीमेल बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, वेट कैरी करके वो इस मंजिल तक पहुंचे होते हैं, रादर एक मेल के मुकाबले में। शायद मेल के साथ वो बैगेज या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या वो सोशल प्रेशर ना हो। तो एक हेड लेवल पोजीशन पे अगर फीमेल पहुंची हैं तो मेरा ख्याल है स्पेसिफिकली फीमेल लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उनका क्रेडिट है। हम बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है सानिया। सानिया एक बैंकर हैं, एक मदर हैं, एक हाउसवाइफ हैं। आज हम इनसे पूछेंगे इनकी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी की कामयाबी का राज। सानिया, अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फहीम। आप कैसे हैं, खैरियत से मैं हैं? ऑल गुड, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इससे पहले कि हम अपना पॉडकास्ट या ये डिस्कशन स्टार्ट करें, आप लोग जो मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको रियल टाइम पर मिल सके। सो सानिया, हाउ इज लाइफ, हाउ इज लाहौर? लाइफ इज गोइंग गुड। लाहौर इज माशाल्लाह ऑलवेज लाइक जैसे लाहौर है, और इट्स ऑलवेज डियर टू मी। सही एवरीथिंग सही इज सही। गोइंग गुड माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का ओके बहुत ओके। एहसान है। चले सानिया, मुझे सबसे पहले आपका इंट्रो चाहिए, आपकी जुबानी, 30 सेकंड में, कि सानिया कौन है। अगर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं एक लफ्ज में तो आई एम अ बैंकर। बैंकर विच इज नॉट बाय चांस बैंकर, बट इट वाज माय ऑल विश कि आई वांटेड टू बी अ बैंकर। So ओके this is my introduction. ओके। सो यू आर अ वाइफ एज वेल, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग टू, बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? लाहौर से? फहीम, आई एम बेसिकली तो मैं बॉर्न कराची हाइट हूँ। ओके और अगर आप कहें कि जिंदगी कहाँ गुजरी तो वो इनिशियल कराची में गुजरी। ओके। एजुकेशन मेरी सारी कराची से है। करियर की शुरुआत भी कराची से थी, लेकिन फिर आई वॉज बीन ब्लेस्ड कि मैंने मेन सिटीज जिसमें लाहौर है, इस्लामाबाद है, ऑलमोस्ट सारी जगह ही सर्व किया है। तो कराची की कौन सी ऐसी चीज है जो स्टिल आपको याद आती है, या आप कहती हैं कि यार ये चीज कराची की बहुत अच्छी है? कराची का समंदर। कराची का समंदर जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलता, किसी और सिटी में नहीं मिलता। और ओके। फिर अगर कहें तो दोस्तों के साथ गुजारा हुआ टाइम, सही जिसमें सही आपके सही। पास जनरली इनिशियल ईयर्स में कोई बहुत खातिर खा पैसे भी नहीं होते थे, और आप एक कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हैं वो भी पैसे जमा वो करके भी। खरीद रहे हैं। हाँ, वो भी पैसे जमा। बिल्कुल, ये और उसको चीजें तो भी हैं। शेयर कर रहे हैं, और बस शायद वो 30 रुपए की कोल्ड ड्रिंक होती थी, एंड मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज राइट नाउ इन कराची। तो हम उसको खरीद के जो है ना वो फिर आराम आराम से पी रहे होते थे, क्योंकि जनरली समोसे के पैसे नहीं होते थे। अच्छा, तो आप आप कितने एक बहन कोल्ड भाई ड्रिंक पे हैं? आई गुजारा। गेस कि आप एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हैं, राइट? कितने बहन भाई थे आप? फहीम, बेसिकली तो मेरे 5 सिबलिंग्स हैं। ओके। और हम फैमिली जो है वो कहीं दूर दूर तक कोई भी बैंकर नहीं था। राइट इन राइट। फैक्ट दे आर ऑल रिलेटेड टू बिजनेस साइड। बस मुझे क्योंकि शुरू से लगता था, शौक था, तो बस तो हियर आई उसमें एम। कितने बहन भाई हैं आप? बहनें कितनी थी, भाई कितने थे? जी, मेरी 2 बहनें और 3 भाई 3 भाई हैं, हैं। एंड आई एम द यंगेस्ट वन इन सिस्टर्स। और ओके। एक मेरे से छोटा भाई है, आई एम एक्चुअली ऑन द फिफ्थ नंबर। अच्छा, मुझे क्यों लगता है सानिया, पता नहीं क्यों, कि आप बचपन में शरारती रही होंगी।
शरारती तो एक शायद छोटा लफ्ज होगा फहीम। शरारत का लेवल ये था प्रो कि शरारती, प्रो जिसको कह सकते हैं आजकल। जी। शरारत में वो सारी हरकतें की हुई हैं, जैसे कि वो जो घर पर आने वाले कारी साहब आते थे उनके रूह अफ़ज़ा में लाल मिर्चें भी डाली हुई हैं। अच्छा। और लोगों की घरों की घंटियां भी हमने बजाई हुई हैं। उस जमाने में हम, आपको पता है, बाइसिकल्स वगैरह सब अवेलेबल हाँ, होता वो था। घंटी बजा के भाग बच्चे जाते थे बड़ा ना। फ्रीली घूमते थे। घंटियां भी बजाई हुई हैं। और मुझे आज भी याद है शरारत से कि जो बेसिकली मेरे से मेरा बड़ा भाई था, तो वो जो है उस बेचारे को बड़ी डांट पड़ी हुई है मेरे से, क्योंकि शरारत मैं करती थी और डांट डांट वो उसके खाता जाती था। थी। डांट उसके हिस्से में आती थी। सो सही। बस ये था, तो लेकिन मेरी फिर जजमेंट साथ ठीक है साथ। ना फिर? जी। जी, ऐसे ही है। ओके। अच्छा, एक चीज और, मैं जाहिर बात है हमने एक साथ काम भी किया है, वी वर कोलीग्स, हमारा कम्युनिकेशन भी काफी रही है। आप हम मिले भी हैं, आप इस्लामाबाद जब आती थी तो आपसे मुझे आपकी पर्सनैलिटी बड़ी कॉन्फिडेंट लगती है, सानिया। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये क्या बचपन से था आपके अंदर, आपके डीएनए में जो है वो कॉन्फिडेंस है? ये ग्रेजुअली जैसे जैसे आप अपना कैरियर और अपनी लाइफ में आगे जाती रही हैं तो ये बिल्ड होता रहा है ये? तो वही बेसिकली जो कॉन्फिडेंस है ना, वो मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है। वो ओके। ये कॉन्फिडेंस जो है ना, वो उनकी तरफ से दिया हुआ है। ओके। ऑल्दो मैं बहन भाइयों में 5वें नंबर पे थी, लेकिन उनकी शदीद लाडली थी। और ही यूज टू कॉल मी कि ये मेरा लाल है और ये मेरा हीरा है। ओके। तो आप यकीन कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस का लेवल भी वो था कि सारे बहन भाई एक तरफ, बाहर खाना खाने जाना है उसकी अप्रूवल्स मैंने लेनी होती थी। गाड़ी की चाबी चाहिए तो उसकी अप्रूवल मैंने लेनी होती थी। तो इट वाज लाइक दैट। इनफैक्ट आपको हंसी की बात बताऊं, अभी भी मेरा रोल वही है, सिर्फ आगे ऑडियंस बदल गए हैं। उस वक्त माँ बाप होते थे सामने अप्रूवल लेने के लिए, इस वक्त बोर्ड और कमेटीज होती हैं। लेकिन अप्रूवल लेने वाला पार्ट मेरा भी वही का वही है। सही, ग्रेट ग्रेट। हाँ, नहीं, सही सही बात है। अगर पेरेंट्स, खासकर बाप, अगर बेटी को कॉन्फिडेंट, उसको कॉन्फिडेंट रखे, उसके ऊपर एतबार करे, ट्रस्ट करे, प्यार करे, तो बेटियां कॉन्फिडेंट होती हैं। अगर हम वही रवायती चीजें अपनाएं तो फिर कहीं ना कहीं फिर वो आगे प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको बियर करना पड़ता है। ये यू आर राइट। तो क्रेडिट गोज टू एक्चुअली योर फादर, उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूट किया। मैं उनकी 3रे नंबर की बेटी थी। जनरली लोग अपने बेटों को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, और तीसरी बेटी के ऊपर इतनी ज्यादा मेहनत और एवरीथिंग जो है वो, आप यकीन करें कि सिवाय जॉब की इजाजत के, वो मैंने आगे आपको जरूर बताऊंगी, वो बड़ी मैंने मेहनत और मुश्किलों से ली थी। बट ही सही वॉज द वन वॉज गिवन मी द अथॉरिटी फॉर दैट एज वेल। सही लेकिन सही। हमेशा मुझे इजाजत मिली उनकी तरफ से पढ़ने की, कुछ भी करने की। और फिर माशाल्लाह, मौला वॉज बीइंग काइंड टू मी। चलें चलें चलें, आपने कैरियर की बात की है तो आपने अपना कैरियर कहाँ से और कब स्टार्ट किया है, सानिया? फहीम, करियर की शुरुआत कुछ इस किस्म से हुई कि एजुकेशन मैंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया, एंड आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग द जॉब। ऑल्दो माई फैमिली वॉज नॉट इन टू इट। आई बिलोंग टू अ सादात फैमिली जहाँ पे बहुत अच्छा। ज्यादा लड़कियों की जॉब का कॉन्सेप्ट नहीं था। सो आप बस इसको इस तरह समझ लें शॉर्टली कि मैंने बड़ी इजाजतों से जॉब स्टार्ट की थी। आई हैव टेकन द अप्रूवल फ्रॉम माय फादर एज वेल, मदर एज वेल, फिर बड़े भाई से। तो उस तरीके से करके मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की। और मैं शुरू से ही मेरा जो फोकस था ना, वो मैथ्स के साथ था। मुझे एक बात पता थी कि मैंने और मैथ्स ने इकट्ठे रहना है। मैंने जब करियर की शुरुआत की, तो मैंने आज तक कभी भी किसी भी और इंडस्ट्री में ना तो अप्लाई किया है। मुझे एग्जैक्टली exactly उस टाइम पे भी पता था कि मैंने या तो बैंक्स के अंदर अप्लाई किया था, या मैंने किसी फाइनेंशियल कंपनीज में अप्लाई किया था। आई वॉज लकी इनफ इस टाइम पे, ये तकरीबन 2008 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। और बस फिर स्टार्टिंग 2008 वाज। में? जी, 2008? 2008। ओके, ठीक है ठीक है। जी, अच्छा, चलें, ऑलमोस्ट। 2008 में, सॉरी सॉरी, आपको 2008 में कैरियर स्टार्ट किया, माशाल्लाह, नाउ यू आर सिटिंग ऑन अ वेरी रिस्पेक्टेबल पोजीशन। आप एक पूरे डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं, और आपकी थ्रू आउट जर्नी, ये कामयाबियों की, वो जिसको कहते हैं, वो पूरी एक दास्तान है। कभी सोचा था जब कैरियर स्टार्ट किया था कि आप इतनी जल्दी, अभी भी माशाल्लाह यू आर यंग, इस उम्र में इस पोजीशन तक पहुंच जाएंगी? कभी सोचा था? अच्छा भाई, मैं आपको एक सही बात बताऊं, बैंकिंग जो है ना, वो मेरा इश्क है। मुझे बैंकिंग इज नॉट अ बाय चांस कि जो मैं करती हूँ। इट्स लाइक दैट कि जब मैंने अपने फाइनेंस के करियर को स्टार्ट किया, तो मेरे माइंड सेट में सिर्फ एक बात होती थी कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये इसको मैंने कंप्लीट करना है।
मैंने हमेशा अपने टारगेट सेट किए हुए थे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं OG 3 थी, तो मुझे लगता था कि अब मेरी अगर ये कारकर्दगी होगी तो आई विल बी द OG 2, OG 1। एंड हमेशा मुझे प्रोफेशनल एक्सीलेंस बहुत इंस्पायर करती थी। तो मुझे ये तो नहीं पता था कि मैं किस एज में हेड बनूंगी। लेकिन हाँ, मुझे ये जरूर पता था कि अगर आप किसी भी चीज पे मेहनत करते हैं और उसको पूरी सच्चे दिल और लगन से करते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अगर आपको उसमें इनिशियल कामयाबी नहीं भी देते, तो फ्यूचर में आपके लिए किसी न किसी तरीके से उसमें कामयाबी अल्लाह ताला की जात ने वादा किया हुआ है कि वो देती है। और माय केस इज सेम। करियर के शुरू में हम सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, ऑफिसर लेवल पे हम सब लोग आते हैं, लेकिन बीइंग अ फीमेल आपको कभी कोई इस तरह का इशू फेस करना पड़ा जेंडर बायसनेस के नाम से? क्योंकि आजकल पाकिस्तान में ये चीज बहुत इन है और होती भी है, जेंडर बायसनेस पे, या आपको इस चीज का फायदा मिला है कि यार एक फीमेल है, मेहनत कर रही है, इसको हम अपॉर्चुनिटी दें, या आपको रेजिस्टेंस मिला? कोई इस तरह की चीज आपके करियर में आई है, या आप नॉर्मल बस लड़कों की तरह परफॉर्म किए और आप आगे जाती रही हैं? फहीम, देखिए, लड़कियों से रिलेटेड ना एक कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा है कि जनरली तो हमारे प्रोफेशनल्स इदारों में लड़कियों को ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती हो सकती हैं या बहुत ज़्यादा काबिल हो सकती हैं। थोड़ा सा इसमें जेंडर वाइज लड़कियों की भी कुछ ना कुछ अगर मैं कहूँ तो देखिए, जब आप किसी पोजीशन पे compete कर रहे होते हैं ना, तो वो पोजीशन जेंडर नहीं समझती। अगर आप ये compete करते हैं कि जी मुझे शाना बशाना खड़ा होना है, तो फिर शाना बशाना खड़े होने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल भी उतना ही होना पड़ता है। सो अगर आप कहें कि जेंडर ने मुझे कभी तकलीफ दी, तो हाँ, ये इस हद तक मैं जरूर कह सकती हूँ कि हाँ, आपको अपने आप को कॉम्पिटेंट बताना पड़ता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इटसेल्फ अगर मैं कहूँ कि कुछ अच्छे मेल्स बॉसेस भी मेरी जिंदगी में रहे हैं, फीमेल्स बॉसेस भी रही हैं, तो आई कैन से कि जब आप एक फोकस्ड मेहनत कर रहे होते हैं, तो फिर एक वक्त पे आके ये टैबू हट जाता है। अच्छा, वैसे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा रखना चाहता हूँ, विद योर परमिशन आप उससे डिसएग्री कर सकती हैं। ये जो आपने बात की है ना कि एक एक कॉमन सा परसेप्शन है हमारा कि फीमेल जो है वो काबिल नहीं हो सकती या इस तरह की। अच्छा, मुझे भी तकरीबन 18-20 साल हो गए हैं इसी इंडस्ट्री में, राइट? और मैंने डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट बॉसेस के साथ, डिफरेंट फीमेल्स के साथ भी काम किया है। पता नहीं क्यों मुझे कभी ऐसा कोई बॉस नहीं मिला, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिसने ये कहा हो कि फीमेल्स जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं होती। या मेरे साथ जिन फीमेल्स ने काम किया है, मुझे कभी फील रियलाइज नहीं हुआ कि यार ये कॉम्पिटेंट नहीं है इसलिए क्योंकि ये फीमेल है, बल्कि मैंने बड़ी बड़ी कॉम्पिटेंट फीमेल्स के साथ काम किया है। और दूसरा, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है सानिया, आप प्लीज इससे डिफर कर सकती हो, कि अगर आप सेल्स में हैं या फ्रंट एंड पे हैं बीइंग अ फीमेल और आप कॉम्पिटेंट हैं, और सेम कॉम्पिटेंसी का मेल आपके साथ काम कर रहा है, तो फीमेल जो है वो उसको क्रॉस कर जाएगी। ये एक एडवांटेज शायद हमारी ये सोसाइटी बात से मैं फीमेल्स को आपसे ना देती है। डिसएग्री नहीं करूंगी। देखिए, ये जो आपने सेल्स की बात की ना, क्योंकि देखिए मेरा थ्रू आउट करियर जो है वो उसमें काफी हद तक जो है वो फ्रंट लाइन और सेल्स का पार्ट रहा है। देखिए, इट्स अबाउट द माइंडसेट ऑफ द पीपल। आप जब कोई भी लड़की किसी से बात कर रही होती है, तो हमारी पाकिस्तानी मेंटालिटी है, क्योंकि वो एक सिनफे नाजुक होती हैं, बात तमीज से कर रही होती हैं, आराम से एक्सप्लेन कर रही होती हैं, तो शायद इसलिए उनकी बात जनरल कस्टमर को गुस्सा भी चढ़ा हो ना ब्रांच के अंदर, और कोई लड़की आके कहे सर लाए मुझे आप स्लिप दे, मैं जरा फिल कर देती हूँ, तो एक परसेप्शन है कि आप उनसे तमीज से बात कर लेते हैं। लेकिन इट्स सेल्फ, मैं अगर सर आपको एक बात कहूँ वहीं इस मौके पर, मुझे ऐसा लगता है कि मेल्स और फीमेल्स की जेंडर स्पेसिफिकेशन एक हद के बाद खत्म हो जाती है। आप जिस टाइम पे किसी भी लीडरशिप पोजीशन पे आते हैं, तो आपके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल होना या उस काम का माहिर होना बहुत जरूरी है। एग्रीड, एग्रीड। उस पोजीशन के ऊपर आप पहुंच तो जाएंगे, लेकिन आप उसको सस्टेन नहीं कर सस्टेन सकते करना मुश्किल हो अनलेस जाता एंड अनटिल अगर आप उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं रखते। है। और एग्रीड। आप जिस तरीके की पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं या मैं काम कर रही हूँ, वी नो इट वेरी वेल कि ये बड़ी हीट कैरी कर रही होती हैं। सो बहुत ज्यादा। इट्स द पॉइंट ऑफ दैट कि अगर आप उसके केपेबल हैं, तो आप उसको सस्टेन कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि वो जेंडर उस पर रह जाता है फिर। हाँ, नहीं, एग्रीड, एग्रीड, बिल्कुल ठीक है। और मैंने तो जी। पहले ही कहा है कि मैंने तो बहुत ही कॉम्पिटेंट फीमेल्स के साथ काम किया है। मैं तो बिल्कुल बहुत सारी जगहों पे फीमेल्स बहुत ज्यादा मेहनती होती हैं लड़कों की जी। निस्बत।
मेल्स की निस्बत, जी। मैं तो इसको एग्री करता हूँ। अच्छा, जॉब्स की ही मैं बात कर रहा हूँ, आप इस टाइम डिजिटल बैंकिंग में काम कर रही हैं। क्या, बीइंग अ लेमैन, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या डिफरेंस है बिटवीन डिजिटल बैंकिंग और जो एक कन्वेंशनल बैंकिंग हमारे बिग फाइव बिग सिक्स चल रहे हैं, उनमें फर्क क्या है? ये दो क्या चीजें अलग अलग क्या है? देखिए फहीम, एक आसान लैंग्वेज में अगर मैं आपको लेमैन की तरह समझाऊं ना, तो ट्रेडिशनल बैंकिंग में कस्टमर ब्रांच आता है। डिजिटल हाँ बिल्कुल, बैंकिंग ऐसे ही है। में हम उसकी तरफ जाते हैं। अब आप उसका मीडियम, इट कैन बी अ मोबाइल, इट कैन बी अ पोर्टल, इट कैन बी एनीथिंग, राइट? और डिजिटल बैंकिंग और ट्रेडिशनल बैंकिंग में जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो है ईज का। इस वक्त जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी जेंजी चल रही है, या जो हमारी अगली जनरेशन आ रही है, दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्टैंडिंग इन द लॉन्ग क्यूज। सो अब आपने डिजिटल पेमेंट्स करनी है, आपने मोबाइल पेमेंट्स करनी है, आपने कुछ भी करना है, एवरीबडी वांट एन ईज इन इट। एज बीइंग ए डिजिटल बैंकिंग लेंडिंग हेड, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हमने उस ईज को कंज्यूमर के लिए क्रिएट करना है। सो शॉर्टली, मसला सिर्फ ईज और नॉन ईज का है। डेफिनेटली कुछ हमारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अभी भी मैनुअल वर्किंग पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान को देखें, या अभी अगर हमारी जो जदीद बैंकारी को देखें, या हमारे जो इस वक्त रेगुलेटर हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इन सब का फोकस इस वक्त इजीनेस पे और डिजिटलाइजेशन पे है। तो अगर आप स्कोप की बात करें, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ स्कोप, बट डेफिनेटली हमें उसमें कंप्लायंस, रेगुलेशंस, इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के ही हम उसको डिजिटलाइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सनिया, आपने बात की है ईज की, कि जो आपकी डिजिटल बैंकिंग है या ये जो आजकल एप्स की बैंकिंग है, उसने लाइफ को बड़ा आसान कर दिया है। मैं ना यहाँ पे आपसे अपना एक छोटा सा नहीं, मतलब बचपन का या लड़कपन का ना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि वाकई किस तरह इन एप्स ने या डिजिटल बैंकिंग ने हमारी जिंदगियों को फिजिकली चेंज कर दिया है, आसान कर दिया है। मुझे याद है जब मैं स्कूल पढ़ता था ना, मैं बेसिकली साहिवाल से बिलोंग करता हूँ, साहिवाल सिटी से। तो तब गैस का बिल साहिवाल में सिर्फ 2 या 3 बैंक्स में जमा होता था, राइट? तो उसमें एक बैंक मैं नाम ले देता हूँ, हबीब बैंक भी होता था। हबीब बैंक बड़ा बैंक था। तो वो फ्री टाउन में उसकी एक ब्रांच थी, मेन ब्रांच। और वहां पे हम लोग बिल जमा करवाने जाते थे। बिलीव मी, वहां पे लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी। और फिर हम क्या करते थे, मैं और मेरा दोस्त याया, माशाल्लाह आजकल अमेरिका में है वो, माशाल्लाह पीएचडी है। हम दोनों इकट्ठे जाते थे, दोनों घरों के बिल लेकर ना। तो हम फिर क्या करते थे, थोड़ी देर वो खड़ा हो जाता था लाइन में, थोड़ी देर मैं धूप में खड़ा हो जाता था। आजकल तो स्टेट बैंक बड़ा सख्त है ना कि शेड होने चाहिए, पानी होना चाहिए। तब शायद इतनी वो इस तरह की चीज नहीं थी। हम लोग फिर करते जी। करते 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 ना, तो वो जो, और बैंक के अंदर भी नहीं वो खड़े होने देते थे, बाहर खड़े होते थे, और एक छोटी सी खिड़की होती थी। उसके जी। अंदर जी। मैं क्या करता था, वो टी शर्ट्स पहनी होती थी, जीन्स टी शर्ट्स, तो वो हाथ जब हम ऐसे अंदर करते थे ना, तो मुझे जी। आज भी याद है, हमारा वो जो आधा बाजू होता था ना, वो ठंडा हो जाता था, क्योंकि बाहर गर्मी होती थी, अंदर बहुत ज्यादा एसी चल रहे होते थे। तो एक दफा मैं बिल जमा करवाने इसी तरह गया, घंटे बाद मेरी बारी आई, तो आगे एक कोई 50-55 साल का गोरा चिट्टा, वाइट मूंछों वाइट बाल वाला कैशियर टाइप बंदा बैठा हुआ। सही। उन्होंने, मुझे ये चीजें याद हैं, वो सही। हम ऐसे बाहर खड़े थे धूप में, तो वो उनके सामने चाय का कप पड़ा हुआ था एक, तो वो ना ऐसे करके वो चाय पी रहे होते थे, उसने ऐसे करके चाय का कप उठाया, एक सिप लिया, और ऐसे करके मुझे देखा इतनी हकारत भरी नजरों से कि अब ये बंदा, ये थर्ड क्लास लोग, अब मैं इनका काम कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने सही। उसकी सही। हकारत फील की, यकीन माने। और उस दिन सही। मैंने सोचा कि यार, ये बंदा दुनिया का सबसे बड़ा अफसर है, और मैंने भी ये अफसर Correct. बनना है, मैंने कैशियर बनना है, और मैंने बैंकर हम्म। बनना है। तो पूरा एक दिन लगता था। खैर, ये तो ना लाइटर नोट में बात कर रहा हूँ, वो उस वक्त यही माहौल था। लेकिन आज हम क्या करते हैं, आज हम मोबाइल उठाते हैं, और आपने सेव किया होता है अपना बिल, और आप उसको बिल पे कर देते हो, आपको फील भी नहीं होता है ना। तो ये इतना डे एंड जी नाइट फहीम। डिफरेंस लेकर आया है जो डिजिटल बैंकिंग है। तो इस पे बिल्कुल आई आई सेकंड यू। बल्कि आप थोड़ी एग्जांपल भी कोट कर सकती हैं कि आप जिस बैंक में काम कर रही हैं, जी। वो इस इन मामलात में क्या कुछ कर रहा है। जी फहीम, बिल्कुल मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। अच्छा, ये तो आप बात करें ना बिल पेमेंट्स की हद तक। अब तो माशाल्लाह हम डिजिटलाइजेशन में, आई एम अ पार्ट ऑफ जीएस बैंक जिंदगी।
सो यहाँ पर हमने ऐसे ऐसे मिरेकल्स किए हैं इस वक्त कि अभी हम इसकी लैंडिंग को बहुत आसान बना रहे हैं। हमने एक तो तरीका कार था नहीं जी, ऐप से कंज्यूमर लैंडिंग हो जाती है। इसके अलावा अभी हमने डिजिटलाइजेशन में एसएमई लैंडिंग की है, so इट्स वन ऑफ द सक्सेसफुल एमएसएमई प्रोजेक्ट। लैंडिंग की है आपने डिजिटलाइजेशन में? यस एग्जैक्टली, और क्या, एसएमई लैंडिंग की है। मे आई आस्क के उसकी लिमिट, अपर लिमिट क्या होती है? जी, इस वक्त जो उसकी अपर लिमिट है वो एसएमईज के लिए हमारे प्रोडक्ट प्रोग्राम के हिसाब से पर एसएमई इज 10 मिलियन। और अगर मैं आपको उसकी इजीनेस बता दूं तो उसका कॉन्सेप्ट इस तरीके का है कि उसमें एंकर और अफिलिएट्स का मॉडल है। बिलीव यू मी कि अगर आपने रात के 12:30 बजे भी अपने वेंडर को पेमेंट करनी है तो इट्स जस्ट ऑन अ सिंगल क्लिक। यू डोंट हैव टू गो टू द ब्रांच, यू डोंट हैव टू गो टू द बैंक। और इसकी हम लोनिंग इस तरीके से क्रिएट करते हैं। और देर लाइक लॉट ऑफ कॉर्पोरेट कस्टमर्स विच आर इंटरेस्टेड विद अस, और हमने इसको बहुत सक्सेसफुली किया है। देखिए बात इस वक्त ये है कि हम उसमें क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, लोनिंग का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हैं। लेकिन जो एंड यूजर है उसके लिए वो चीज इतनी इजी और इतनी फीजिबल है कि उसने अपने घर से बैठे हुए अपनी इनवॉइस लोड की है और उसके ऑथोराइजर ने उसकी इनवॉइस को ऑथोराइज किया एंड द पैसे जा चुके हैं। ठीक है। और उसकी रीपेमेंट का स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से। अभी ये स्टोरी यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। इनशाला जो अभी हमारे आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम और इसको इतना इजी कर रहे हैं कि जो व्हीकल फाइनेंसिंग्स हैं वो भी हमारे पास ओवर वन क्लिक अवेलेबल होंगी। डेफिनेटली उसके पैरामीटर्स होते हैं, बट इसके अलावा जो वुमेन एम्पावरमेंट्स हैं, देखिए इस वक्त हमारे रेगुलेटर का बेसिक फोकस इस चीज के ऊपर है कि हमारी इकोनॉमी को फरोग दिया जाए। सो अल्हम्दुलिल्लाह जिस इदारे से मैं बिलोंग करती हूँ, यहाँ पर अगर सिर्फ आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो सिर्फ वो अपने लीडर्स की हद तक नहीं है, वो उन प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो जदीद बैंकारी का इस वक्त पैरामीटर पाकिस्तान में सेट हो रहा है, विद इन अ वेरी फ्यू टाइम इन कमिंग फ्यूचर आप देखिएगा कि एवरीथिंग विल बी एक्सेसिबल ऑन योर मोबाइल एप्स और द पोर्टल्स which the banks are giving to you। सही सही सही। अच्छा, इसमें दो क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे मेरे। एक तो जो मैं, चूंकि मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड भी क्रेडिट से ही है, जो मैं समझ पाया हूँ, जैसे आपने बताया कि आप 10 मिलियन की एमएसएमई फाइनेंसिंग भी करते हैं थ्रू जिंदगी ऐप, जी राइट? बिल्कुल। उसमें मुझे लगता है कि आप लोग उसको एक लिमिट जो है वो दे चुके होंगे पहले, और उसके बाद जी जैसे जैसे उसने अपनी इनवॉइस की पेमेंट्स या कोई अपनी पेमेंट्स करनी है वो उसको अपलोड करे और रियल टाइम के ऊपर उसकी पेमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। उसको फिर दोबारा से वो एग्जैक्टली कागजी कार्रवाई ब्रांच में जाना और एग्जैक्टली दोबारा से वो नहीं एग्जैक्टली। करना है आपको। जी ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी चीज है जो आप बता रही हैं कि देखिए एक दफा अभी आप आप लिमिट ले लें और उसके बाद आप मेंटली फ्री हैं। इनफैक्ट देखिए उसके लिए भी अभी हमारे जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा एसएमईज के लिए, बैंक्स आर फोकस्ड फॉर प्रोवाइडिंग देम इजी लाइंस, राइट। क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हम जितना ईज उनको प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सही। सेकंड बात ये है कि जो आप ट्रांजैक्शनली बात कर रहे हैं ना, ट्रांजैक्शन की इजीनेस देखिए, ट्रेडिशनल बैंकिंग में क्या होता है कि आपने लिमिट्स तो ले ली, लिमिट्स लेने के बावजूद भी अगर आपने उसकी डिप्लॉयमेंट लेनी है तो आप फिर भी ब्रांच जा रहे हैं, फिर हाँ, भी आई नो। खतो खताबत कर रहे हैं, और फिर वो एक इनवॉइस चल रही है, वो फिर इंडोर्स हो रही है, कासिद लेके जा रहे हैं और कासिद लेके आ रहे हैं। हमने इसको सारा मैं यही आपसे वो मिलकर के थोड़ा उसको इसको डबल चेक कर रहा डिजिटलाइज हूँ कर ना दिया कि हुआ है। वंस अ लिमिट हैज बीन सैंक्शनड देन द यस गाय इज मेंटली फ्री कि वो जस्ट अपनी ऐप से अपनी इनवॉइस अपलोड करे और उसका रियल टाइम पे या डिजिटली ही अप्रूवल होगा, और वो विद एग्जैक्टली, और फ्यू उसकी मिनट्स या विद ऑथराइजेशन इन हमने, जी, उसकी ऑथराइजेशन भी हमने, जैसे एक आप समझ सकते हैं कि डिजिटल के जो ऑथराइजर्स होते हैं, अगर बैक एंड पे कॉर्पोरेट है तो उसकी ऑथराइजेशन में हमने किसी चीज पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। वी आर जस्ट एनहांसिंग द प्रोसीजर्स। और ओके। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिएगा इंशाल्लाह विद इन वेरी फ्यू ओके, टाइम विमेन और भी एम्पावरमेंट पे प्रोडक्ट्स आ आपने बात की है सनिया। विमेन के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स जिंदगी एप्स लेकर आ रहा है स्पेसिफिकली फॉर वीमेंस विमेन? जी फहीम, अभी मैं उसको डिस्क्लोज तो नहीं करना ओके, चाहूंगी, लेकिन बट यू मैं गाइस आर आपको वर्किंग ऑन जरूर दैट। अपना कॉन्सेप्चुअली, यस मैं आपको कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क में वुमेन वो तबका है जो कि इस वक्त आगे आना चाहता है, बिजनेस में इंटरेस्टेड है। स्मॉल लोन, शॉर्ट लोन्स जो कि औरतों को खुद मुख्तार बनाएं, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर वी आर वर्किंग, और राइट। इंशाल्लाह विद इन वेरी फ्यू टाइम वी विल बी डिलीवरिंग इट।
और आई होप, वैसे तो आप ऑब्वियसली डिस्क्लोज नहीं करेंगी, लेकिन आई होप कि वो जो फीमेल्स के लिए जो भी प्रोडक्ट होंगे वो गोल्ड बैक नहीं होंगे, अनसिक्योर की तरफ भी आप जाएंगी। जी, हम इंशाल्लाह कुछ देखिए, लेंडिंग में हमारे पास सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों कॉन्सेप्ट आ रहे होते हैं। प्रोडक्ट्स का कैनवस हमारा इंशाल्लाह और इंक्रीज कर जाएगा। वो अनसिक्योर्ड की तरफ भी होंगे, वो सिक्योर्ड की तरफ भी होंगे। और आप देखिएगा, नॉट 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 इवन दिस, इवन जो स्टूडेंट लोन्स हैं, स्टूडेंट्स इस वक्त स्टूडेंट लोन्स पे वर्किंग हो रही है, एंड इट्स जस्ट नॉट, ये मैं किसी एक इदारे की बात नहीं कर रही हूँ। इस वक्त हमारे आप ये समझे कि सारे बैंकों का फोकस उन फील्ड्स के ऊपर है जिनको इजी बैंकारी की सहूलत मैसर ही नहीं थी। सही। मैं क्योंकि क्रेडिट साइड से बिलोंग करती हूँ और लेंडिंग साइड से बिलोंग करती हूँ, तो मैं अपनी साइड को ये प्रेजेंट करूंगी कि उन लोगों को जिनको लोनिंग्स की एक्सेस ही नहीं थी। तो अब अगर आप जो है, और फिर सोने पे सुहागा ये है कि वो डिजिटलाइज्ड होंगे, आप उनको सही। एप्स पे कर सकते हैं। आपकी सैलरी लोन्स हैं तो लाइक द कैनवस इज सो बिग। तो इनशाला हम आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है प्रोसेस कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि और अच्छी प्रोडक्ट्स हमारी तरफ से लॉन्च होंगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सनिया, आप माशाल्लाह यू आर ऑन अ लीडरशिप रोल, राइट? और फीमेल हैं और लीडरशिप रोल में हैं। सबसे मुश्किल चीज क्या होती है लीडरशिप की आपके ख्याल में? कि हर इंसान का लीडर तो नहीं होता ना, जो भी बड़ी पोजीशन पे बैठा है, लेकिन अगर वो लीडर है तो लीडरशिप का सबसे चैलेंजिंग रोल क्या होता है? देखिए, लीडरशिप में जो सबसे मुश्किल पॉइंट है जिसको आपको करना ही होता है, दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लीडरशिप पोजीशंस पे बैठ के ये नहीं कह सकते कि जी मेरे नीची टीम ने ये कर दिया, आई एम सॉरी, आई डोंट नो अबाउट दैट। आप बेसिकली तो एक मीडिएटर का काम कर रहे होते हैं निचली पोजीशंस के साथ और ऊपर वाली पोजीशंस के साथ। जो बेसिक क्राइटेरिया मुझे मुश्किल लगता है, या मुझे लगता है कि जिसमें मेरा माइंडसेट हमेशा चौकन्ना रहता है, वो ये कि यू रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। इसके अलावा एक और चीज भी मैं कहना चाहूंगी कि लीडर्स को सही वक्त पर कुछ मुश्किल फैसले करने होते हैं, और वो आपको इन टाइम करने होते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर आप किसी भी लर्निंग स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं, आपने किसी रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना है, तो यू हैव टू प्रेस द अलार्म व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। तो मुझे लगता है कि ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है सीनियर लीडरशिप पोजीशंस की। अच्छा, मुझे बताइए, सीनियर लीडरशिप से एक वैसे ही जनरल सा आम आदमी का क्वेश्चन है कि हम अक्सर बात करते हैं, लीडरशिप हमारी अक्सर कहती है कि जी वी हैव एन ओपन डोर पॉलिसी, बड़ा एक उनका वो एक ओपन डोर पॉलिसी होता है, लेकिन जैसे ही आप एक दरवाजा खोलते हो वहां पे एक बुलडॉग बैठा होता है पीछे, जो ओपन डोर तो होता है बट वो बुलडॉग होता है। आपको क्या लगता है कि हमारी पाकिस्तान लीडरशिप में ऐसे कैरेक्टर्स भी मौजूद होते हैं जो नुकसान भी पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपनी सेल्फ प्रेज की तरफ भी चले जाते हैं, एक खुदाइयत उनमें आ जाती है? जस्ट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप जवाब देना चाहे दे सकती हैं, लेकिन आपने ये कभी फील किया है अरे देखिए, फिरौनियत? नहीं, फहीम, मैं तो देखिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही आपको कोट कर सकती हूँ। मैं इस वक्त जिस इदारे में बैठी हुई हूँ वहां पे जेन्युइनली ओपन डोर पॉलिसी का इम्प्लीकेशन होता है। गुड। मतलब उसका हाल ये है कि अगर मैं अभी ये प्रोजेक्ट बनाऊं कि ये मैंने जाके जुपिटर पे एग्जीक्यूट करना है, तो मेरे हाँ। सीनियर्स ने कहना है ओके गो एंड डू दैट। सो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिचुएशन ये है कि हाँ, आइडिया शुड बी फीजिबल। ठीक है, आइडिया शुड नॉट बी लाइक दैट, लेकिन आइडिया शुड बी फीजिबल। देखिए, रिस्क आपको हर पोजीशंस पे लेने पड़ते हैं, बट इट शुड बी अ कैलकुलेटेड रिस्क। आपकी मार्केट ओरिएंटेशन होनी चाहिए, अब आपका होमवर्क पूरा होना चाहिए। जहां तक रहेगी ओपन डोर पॉलिसी की बात, तो मेरे इदारे में तो है, बाकियों का मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती इसके बारे में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर, और हमने वही पैटर्न जो हम अपने ऊपर से सीख रहे हैं वो हम नीचे डिलीवर कर रहे हैं। हमारी निचली टीम्स के ऊपर भी हमारा यही कॉन्सेप्ट है। दिस इज द रीजन अल्हम्दुलिल्लाह जीएस बैंक इस वक्त बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। आपको इस चीज का मार्केट में भी ओरिएंटेशन है कि हमारा एक काफी डिफरेंट कल्चर है। वी आर वेरी फ्रेंडली, मतलब अच्छा, वैसे लाइक। मैं भी इस मामले में ना, मैं थोड़ा सा कर दूं, मैं बहुत लकी रहा हूँ ऑनेस्टली कि मैंने 3-4 इदारों में काम किया। मैं बल्कि कोट करना चाहूंगा, मैंने टेलीनॉर में 12 साल गुजारे हैं। मेरे जितने भी वहाँ पे मेरे लाइन मैनेजर और मेरे बॉसेस थे, मैं नाम भी लेना चाहूंगा, उसमें एक तारिक अनवर साहब है, गोल्डफिन को वो कर रहे हैं। मैंने उन जैसा मेंटोर नहीं देखा। मेरे बहुत छोटे टेन्योर के लिए रहे थे अतीब ताहिर साहब, सीआरओ थे हमारे, कमाल के इंसान है। इसी तरह मेरा यू बैंक में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं नाम लेना चाहूंगा अपने बॉस का, हैदर साहब का।
ठीक है, जिस तरह वो हमें लेकर चलते थे, बच्चों आई की नो तरह हिम सिखाते वेरी थे। वेल। हैदर साहब, ही इज अ ग्रेट बिल्कुल, मैन। हमारी अप्रूवल्स जो है वो हमने उनसे काफी करवाई थी ठीक है, व्हेन इसी वी तरह वर बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बॉस रहे हैं, इवन बॉस नहीं भी थे लेकिन शर्मा साहब हैं, बिल्कुल उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन। तो माशाल्लाह मुझे भी इस माशाल्लाह। तरह के बॉसेस मिले हैं जो आपको गाइड करते हैं। और अच्छा, टीम को मोटिवेट कैसे करती हैं? आपके पास एक लंबी चौड़ी टीम भी होती है ना, शुरू से रही है, तो टीम को कैसे लेकर चलती हैं, मोटिवेट कैसे करती हैं? देखिए फहीम, मुझे ऐसा लगता है कि अब ना वो हाथ में डंडा पकड़ के ना तो हेड बनने वाले रूल्स खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब आपको अपनी टीम के साथ जलन करना पड़ता है। उनको आपको पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से ग्रो कराना पड़ता है। मेरा तो ख्याल ये है कि जो एक्सरसाइज मैं फॉलो करती हूँ ना, वो ये है कि मैं उनकी हर किस्म की प्रॉब्लम सुनने के लिए अवेलेबल होती हूँ। फॉर इंस्टेंस, अगर उनकी, देखिए, अगर कोई इंसान पर्सनली परेशान है तो वो आके प्रोफेशनली डिलीवर तो नहीं कर सकता। अगर वहां पर कहीं पर लॉट ऑफ थिंग्स, किसी के पर्सनल इश्यूज हैं, किसी के पर्सनल लोन सैंक्शन होना है, कुछ किस्म की चीज है, एक तो आप उसमें एज अ लीडर, एज अ हेड सपोर्ट कर सकते हैं। आई ऑलवेज डू दैट। कुछ आपको पता है, कुछ डेडलाइंस होती हैं, कुछ लेट सिटिंग्स होती हैं, फिर आपको करना ही होता है जनाब, आपको उन्हें अच्छा सा खाना खिलाना होता है। तो उसमें जो हाँ, पाकिस्तान का एक ट्रेंड साथ है, और बैठना पड़ता है। स्पेशली लाहौर का, तो वो तो मुझे फिर रोटी पे बात मुकती है। और वो फिर होता यही है कि मेरी टीम, अच्छा मैं आपको एक चीज कहूंगी यहाँ पे, बहुत जरूर कहना चाहूंगी। देखिए, कोई भी लीडर विदाउट टीम इज नॉट सक्सेसफुल। अगर यस। आप ये सोचें कि आप अपनी टीम के बगैर ग्रो कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, मेरा हमेशा से ये सेंटेंस रहता है, वी आर द बंच ऑफ पीपल, राइट? अगर आप कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करें तो वो भी एक ग्रुप होता है। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग इज अ ग्रुप ऑफ पीपल गोइंग फॉर अ सेम टारगेट। अब हर बंदे से फुटबॉल खेली जाती है। आप फुटबॉल में उस इंसान को बाहर निकाल दिया जाता है जो पास नहीं देता। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। सो मुझे ऐसा लगता है कि टीम के बगैर लीडर की कोई ग्रोथ नहीं है। और इस वक्त बिल्कुल वो पॉलिसी नहीं है कि आपने जी हाथ में एक डंडा उठा लिया है और आप हेड बन के बैठ गए और आपको कमरे से बाहर पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। सो इट्स नॉट द केस एग्जैक्टली, इन दीज डेज। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बैंकिंग को लास्टली बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, आजकल यूथ बहुत ज्यादा आ रही है, जॉब्स ढूंढ रही है, बैंकिंग में भी लोग आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर एक नया बच्चा बच्ची इस फील्ड में आ रही है तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज या क्या सीख कर वो यहाँ पर आए, और ताकि वो कामयाब हो जाए, ऐसी दो तीन स्किल्स उसके अंदर क्या होनी चाहिए? देखिए, फाइनेंस की नोहा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक ऐसे इदारे में बैठे हुए हैं जिसका मेन एसेट या प्रोडक्ट ही पैसा है। तो आपको फाइनेंशियल ग्रिप होनी चाहिए। लेकिन वो सिर्फ अब काफी नहीं है, क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन का दौर है। आपको डिजिटलाइजेशन पे कमांड अगर होती है, आप एआई से मुंसलिक हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा अच्छा, बेटर अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। राइट, राइट, राइट। मेरा ख्याल है बैंकिंग की बातें बहुत सारी हो गई हैं। मैं कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना चाहता हूँ। 10 साल हो गए हैं मैडम आपकी शादी को। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा ये रोलर कोस्टर कैसा रहा है 10 साल का? अच्छा फहीम, देखिए, बड़े आपको हंसी की बात बताऊं, मेरी जिंदगी की एक ग्रोथ है मेरी शादी से पहले, और एक ग्रोथ है मेरी शादी के बाद। तो अगर मैं आपको सच बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव। और बल्कि मैंने कुछ ऐसे डिसीजंस भी लिए अपने करियर ग्रोथ में कि जिसमें मैंने कुछ, जैसे मैंने अभी 6 मंथ सर्व किया इस्लामाबाद में। तो जनरली होता ये कि ऐसे मौके पे जो मियाँ हजरात होते हैं ना, वो आपके पीछे से मना कर रहे होते हैं आपको कि जी ये काम तुमने नहीं करना। बट अल्हम्दुलिल्लाह माय सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट। मैं बल्कि थोड़ा सा रेजिस्टेंट होती हूँ कि अच्छा जी, फैमिली की वजह से ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बट माय हस्बैंड इज लाइक के उन्होंने मुझे कंप्लीट, एक कह सकते हैं कि एक खुद मुख्तारी दी हुई है, और मैं कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करती। मैंने अपने दिमाग को ये समझाया हुआ है कि जब मैंने घर जाना है ना, तो मैंने हेड को गाड़ी में रख के जाना है। घर जाके मैं बीवी होती हूँ, मैं माँ होती हूँ, मैं बहू होती हूँ, बिकॉज दे डोंट नो, उनको अपनी बीवी, माँ, अपनी बेटी चाहिए होती है। बट अगर मैं कहूँ तो सिर्फ ना, सिर्फ मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज बहुत सपोर्टिव रहे हैं थ्रू आउट माई जर्नी, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि मैंने अपने करियर में कोई ब्रेक नहीं ली। ये थ्रू आउट इसमें मैं काफी लकी रही हूँ।
यानी कि इसमें फिर सारी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हस्बैंड का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फीमेल की तरक्की में, और इन लॉज का और सबका। और मेरा ख्याल है फिर आपकी वो जो जिसको कहते हैं ना कामयाब प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का की रीजन भी ये है कि आपको एक सपोर्टिंग इन लॉज और आपको एक सपोर्टिंग हस्बैंड मिला है। तो जी अगर बिल्कुल। वो सपोर्टिंग ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर ना। देखिए, अगर आप ये कहना कि हमारे माशरे में औरतें बहुत ज्यादा करियर कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाती, तो उनके बेसिक रीजंस यही होते हैं, उनके पास एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर आपके पास एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ही नहीं है, आप रोज सुबह घर से लड़ के निकल रहे हैं या वापस जाके लड़ रहे हैं, तो आप कम से कम बैंकिंग जैसी ट्रांजैक्शन तो नहीं कर सकते। हाँ, बैंकिंग क्या, आप इवन कोई भी जॉब नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर तो सकते। ये हमारी फैमिलीज का बड़ा एक, अच्छा, और लेकिन मुझे लगता है लेकिन मोटिव रहना सानिया, चाहिए। लेकिन आपका एक बेटा है, ठीक है, कितने साल का है बेटा आपका? माशाल्लाह, अब ही 7 इयर्स। 7 इयर्स, 7 साल का बेटा है, और उस बेटे की मदर 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, 6 बजे तक घर में नहीं होती, उनको टाइम नहीं देती। तो फिर उसके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे बनती है? रात में टाइम ज्यादा देती हैं, या जो भी टाइम आप देती हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं? कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है इस चीज के ऊपर? अच्छा देखिए, मैं ये तो जरूर कहूंगी कि थोड़ा बहुत आपकी फैमिली कॉम्प्रोमाइज होती है, लेकिन कंपनसेशन इस तरीके से हो जाती है कि देखिए, आई एम लिविंग विद माई इन लॉज, और मेरे इन लॉज सिर्फ ये मदर इन लॉ नहीं है, वो मदर है। फादर इन लॉ नहीं है और वो फादर है। तो मैं भी रिस्पेक्ट देती हूँ, दे आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। एक तो मेरे लिए कि ये बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज था अली की अपब्रिंगिंग के लिए। आपके बेटे का नाम अली दूसरी, है? जी ही इज अली। मेरे बेटे का नाम भी अली है। जी। तो ये एक मेरे लिए, क्योंकि मेरी मदर लॉ ने एक दफा, मुझे याद है वाकया, बल्कि मैं शेयर भी करना चाहूंगी, ही वॉज वेरी स्मॉल। तो बुखार हो गया, तो मैं बड़ा ना, मैंने बस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगा ली। मैंने कहा जी, आज मैं ना अब कल रिजाइन देने जा रही हूँ। तो माय मदर इन लॉ सेड टू मी कि आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने कहा कि क्या मैंने अपने बेटे को नहीं पाला? तुम मुझे बताओ, मैं अवेलेबल हूँ, जब मैं अवेलेबल हूँ तो आई विल सपोर्ट यू। यू गो, तुम्हारा करियर इस तरह का नहीं है कि तुम इसको जो है ना वो इतने रैश डिसीजन पे कर दो। और उनकी मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, तो शायद ये भी एक रीजन है कि मेरे लिए आसानी रही। अली के साथ अटैचमेंट का लेवल ये है कि देखिए फहीम, बहुत सारी चीजें आपको एज अ वर्किंग मदर करनी पड़ती हैं, उसकी काफी सारी मॉनिटरिंग तो मैंने यकीन करें कैमरास पे की हुई है। और फिर ये कि एक मेरे साथ सपोर्ट सिस्टम मेरी अपनी फैमिली भी थी, माय सिस्टर वाज अवेलेबल, इस तरीके की सिचुएशन थी। तो बल्कि मैं आपको यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी कि जो मेरे बेटे साहब है ना, उनके अपने सफारती ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। उनके ननियाल और ददियाल से उनके सफारती ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, बल्कि वो मुझे इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि मम्मा ये हो गया और ये हो गया है। ओके। अच्छा, चलिए, ये तो हो गया है ना कि आपके घर के अंदर आपको फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, इन लॉज, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हस्बैंड। लेकिन सोसाइटी आपको कभी फील हुआ है कि जज करती है एज एक वर्किंग मदर को, कि यार ये औरत जो है ना वो अच्छी बैंकर हो सकती है बट अच्छी माँ नहीं हो सकती, अच्छी बीवी नहीं हो सकती? इस तरह की कभी जजमेंट का सामना किया है? अच्छा, मैं अगर आपको अपनी पर्सनल फीलिंग बताऊं ना, सोसाइटी तो क्या जज करेगी, हम खुद ही गिल्ट का शिकार हो जाते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बीमार है, तो आप कहते हैं जी मैं ऑफिस गया हुआ था, ये रीजन था। देखिए, बात ये है कि अगर आपके साथ एक सिचुएशन चल रही है, आप एक वर्किंग पर्सन है, आप हमेशा 100% हर जगह नहीं दे सकते, आप अपनी एफर्ट्स कर सकते हैं। आप सुपर वुमन की बनने की जो दौड़ होती है ना, वो औरतों में बहुत ज्यादा होती है। वो हमेशा जो है वो प्रोफेशनली भी सुपर वुमन बनना चाहती हैं, घर पे भी सुपर वुमन बनना चाहती हैं, और उसमें अपने आप को थकाती रहती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि आप जिस वक्त जिस रोल में हैं, औरतों को अपने रोल्स बड़े चेंज करने पड़ते हैं। आई एम हाँ। सिटिंग हियर, आई एम वर्किंग एज अ हेड ऑफ डिजिटल लर्निंग। सो यहाँ से उठूंगी, मैंने घर पहुंचना है, तो फिर मैंने फौरन से एक माँ बन जाना है। तो आप अपने रोल्स को स्विच करना सीखें, और अगर आप उनको अच्छी स्विचिंग कर लेते हैं, तो फिर बेहतर है मुश्किल कि नहीं है। आपकी कामयाब हो हाँ। जाती है, मुश्किल नहीं होती फिर। अच्छा, मैं एक चीज अक्सर फीमेल से पूछता होता हूँ, मेरी मेरी जिनसे भी बात होती है, चाहे मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ या वैसे भी, कि आप जो है अपनी अपने बेटे के लिए किस किस्म का रोल मॉडल बनना चाहती हैं? आपके बेटा आपको याद रखे कि मेरी मदर इस तरह की थी। कभी सोचा है, या कभी इस तरह की फीलिंग नहीं आई? जी बिल्कुल। देखिए, फहीम, हमने अपने माँ बाप से जो चीजें सीखी है ना, मैं तो हमेशा ये चाहूंगी कि मेरा बेटा मुझसे वही चीजें सीखे। आप कुछ भी बन जाएं, सबसे पहले इंसान को एक इंसान बनना जरूरी है। हम्म। एक अच्छा इंसान, एक हेल्पफुल इंसान।
टू टेल यू द ट्रूथ, इंसान का ज़हनी सुकून इसी से ही आपकी ज़िंदगी में आता है कि जी आपने लोगों के साथ भलाई की है। तो अगर मैं अपने बेटे से रिलेटेड बात करूँ तो मैं, वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ भी बन जाए, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने, लोगों को हेल्प करे। इस वक़्त हमारे माशरे में ह्यूमैनिटी का बहुत फुकदान है। आप लोगों की हेल्प करें, जिन लोगों की हेल्प आप कर सकते हैं ज़रूर करें, अपनी कैपेसिटी में रह के करें। एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें। आजकल हमारे माशरे में एल्डर्स की रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत कम हो गया है। आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि, आप हंसेंगे भी, कि हम अभी भी, मैं अपने मेरे बड़े भाई माशाल्लाह, ही इज माशाल्लाह 16 years एल्डर देन मी, और बड़ी बहन मेरे से तकरीबन कोई 14 साल बड़ी है। मैं आज भी अपने बहन भाइयों से बात करने से पहले 2 दफा सोचती हूँ। हमें आज भी वो रिस्पेक्ट का लेवल हमारे दिमाग में हमारे माँ बाप ने डाला हुआ है। आप हंसेंगे कि मदर से, मैं शादीशुदा थी, मैं अम्मी से बात करते हुए ना डिस्टेंस पे खड़ी होती थी कि कुछ आ ही ना जाए मेरे ऊपर ना, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है ना, आप नोटिस करेंगे कि अब आजकल की जनरेशन में, बच्चों में, पेरेंट्स से रिलेटेड, टीचर्स से रिलेटेड रिस्पेक्ट का बड़ा फुकदान है। क्या वजह है मैं ये इसकी? चाहूंगी, क्या वजह है? देखिए मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा, मैं ये कहूंगी कि हमारे जैसे माँ बाप हैं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे काम नहीं कर रहे। मैं अपने अपना नाम मैंने पहले शामिल किया है और मैं, हमें इसको करेक्ट करते हैं। देखिए, दादा दादी की रिस्पेक्ट करनी है, टीचर की रिस्पेक्ट करनी है। हमने किसी से, आपको याद होगा, मुझे अपना बचपन याद है कि मेरे वालिद साहब आ जाते थे घर, तो हम टीवी बंद कर देते थे। हमें पता ही नहीं था कि हम टीवी का बटन बंद क्यों कर रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट्स अब हमारे माशरे में नहीं रहे। जो मिलेनियल पेरेंट्स हैं, उन्होंने चीजें बहुत इजी कर दी हैं। यस, इट इज रिक्वायर्ड। मैंने जैसे बताया कि डंडे के जोर पे आप उनकी परवरिश नहीं कर सकते। हाँ। जेंटल पेरेंटिंग इज द कॉन्सेप्ट दीज डेज, बट अगेन जो आपकी बेसिक वैल्यूज आपने अपने बच्चे में इनकॉर्पोरेट करनी है, वो तो आपने करनी है, एंड दैट्स द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मदर। क्योंकि आपको पता है, देखिए, वो आपकी पहली दरसगाह है। अब उस टाइम पे आपकी जो बेसिक आपके फैमिली रूल्स हैं, आपके जो भी आप कह सकते हैं, आपके मेड्स के साथ बिहेवियर्स हैं। सो देखिए, आपकी जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है, अगर आप उसके लिए अपने बच्चे को इजी कोच ही नहीं करेंगे, तो आई थिंक कि फिर हम आप अपने कोचिंग नहीं कर रहे हैं, बुढ़ापे के फिर लिए हम कोई कहीं ना सामान कहीं, इकट्ठा नहीं कर। हम कहीं ना कहीं फेलियर अपना एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए फहीम, बात ये कि हमारी लाइफ आजकल बहुत फास्ट है। हम फास्ट लाइफ की तरफ जा रहे हैं, इजी खाना, इजी फूड, फास्ट फूड, एवरीथिंग। लेकिन देखिए, ये वही बच्चे हैं जो कल को जाके हमारे मुल्क का फ्यूचर है। अगर हम उनके अंदर वो बेसिक कॉन्सेप्ट और इंग्रेडिएंट डालने बंद कर देंगे एज अ पेरेंट्स, तो मुझे लगता है कि फिर हमें अपने फ्यूचर को हम डार्क कर रहे हैं। दिस इज ओके, माई चल। पर्सनल हाँ, ओपिनियन। बिल्कुल सही है। इस पे बहुत सारी, इस पे तो बिल्कुल स्पेशल बात हो सकती है इस पूरे टॉपिक के ऊपर। ये कोई इतना आसान या छोटा या इतना वो नहीं है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इसके ऊपर डिस्कशंस हो सकती हैं। बस लास्टली यार, अब हम वाइंड अप कर रहे हैं, छोटी छोटी सी चीजें मैं पूछना चाहता हूँ यार आपसे, जिसको रैपिड फायर भी कह सकते हैं, या बस आपकी पर्सनैलिटी के बारे में चीजें जानना चाहूंगा कि जी कराची प्लीज। या लाहौर। कराची दिल है और लाहौर जिगर है। ये आपने सियासी बयान दिया है। ओके। चाय या कॉफी? कॉफी। फैमिली या कैरियर? दोनों, दोनों के बगैर गुजारा नहीं है। ओके, यू वांट टू बी अ लीडर और अ मैनेजर? A leader, so you can lead the people from the ओके। front. अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट? Late night, I'm not an early riser at all. मी टू। ओके। बैंक की वजह से करना पड़ता है, लेकिन I'm not an early riser ओके, at all. बुक्स या नेटफ्लिक्स? Netflix, आजकल। ओके, एक लफ्ज में मदरहुड? Sacrifice, सेक्रीफाइस? yes. ओके। लीडरशिप? Responsibility, सक्सेस? mental peace. मेंटल पीस, राइट। ग्रेट, ग्रेट। कोई एक लाइन वर्किंग वीमेन के नाम, कुछ भी कहना चाहें आप? अपने पे भरोसा करें, और अपने ख्वाबों को किसी के कहने पे छोटा नहीं करें। मेहनत करें, और माशाल्लाह आप केपेबल हैं सब कुछ करने के लिए। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, लास्टली, अगर 20 साल
पीछे जाने का मौका मिले आपको सनिया, कि जी आप 20 साल पीछे, वो मेरा बेटा अक्सर कहता होता है वो पता नहीं टाइम मशीन होती है उसमें 20 साल पीछे चले जाएं, तो सही। अपने आप को क्या मशवरा देंगी कि जो गलती आपने शायद की है वो आप ना करें? कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा रिग्रेट कि ये चीज मैं अपनी ठीक करना चाहूंगी? अच्छा, गलती तो एज सच मुझे नहीं लगता कि मैं आई एम द पर्सन हु ऑलवेज टेक, कोई मिस्टेक है तो मैं उसको भी ओन करती हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं पीछे 20 साल जाऊं और मैं सनिया से बात करूं, तो मैं उसको कहूंगी कि हाँ, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो अपनी अर्ली एज में। तुम बहुत जल्दी हेड ऑफ डिजिटल लैंडिंग बनने वाली हो विद इन द स्पैन ऑफ 20 years। मेहनत करो और हाँ, थोड़ा सा अपनी लाइफ को एंजॉय भी करो, थोड़ा सा रिलैक्स भी करो, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद उस टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस अपने करियर को रखा है। और इजी रहो, लेकिन मेहनत करो, इंशाल्लाह यू विल बी द हेड ऑफ लैंडिंग वन डे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अभी तो वो कहते हैं ना आसमान और भी हैं, यू आर क्वाइट यंग, जी अभी तो जी। इंशाल्लाह बहुत आगे मैं जाएंगी आप। तो हेड ऑफ डिजिटल वो लैंडिंग तो आपकी नहीं कहते मंजिल तो कि नहीं है। सितारों से आगे जहां और भी हैं। और जहां मैंने और जैसे भी आपको हैं, कहा था कि बैंकिंग मेरा इश्क है, तो अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। और भी हैं, और भी हैं। नहीं जी, सनिया, थैंक यू सो वेरी मच एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, और मे अल्लाह ब्लेस यू। जिस तरह माशाल्लाह आप कामयाबी के साथ और मेहनत के साथ अपनी प्रोफेशनल जर्नी को आगे बढ़ा रही हैं, अल्लाह ताला इसी तरह ही आपको आगे ले जाता रहे। और आप जिस तरह फैमिली को लेकर चल रही हैं, जिस तरह अपनी बेटे की परवरिश कर रही हैं, जिस तरह आप अपने इन लॉज में एक वो बिल्कुल वो जिसको कहते हैं ना वो तार के ऊपर चलना होता है, तो वो कर रही हैं, तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा कामयाब करे तो सनिया के फहीम, नाम। बहुत ज्यादा फॉर इनवाइटिंग मी, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह मुझे भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। और नाजरीन से जस्ट रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो आप प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के मजीद एपिसोड्स आप जो है वो देख सकें। बस जी, इसी के साथ मुझे दें इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।